हे गाइस, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है डायनामिक्स पे। मैं हूं नीलांशु कुमार और हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के बाद लेकर आया हूं मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो आज के हमारा क्लास की चर्चा होगी हमारा संविधान बना कैसे। संविधान को पढ़ना है हमें पॉलिटी में, लेकिन उसकी बनने की प्रोसेस को जानना बहुत ही ज़रूरी है। आगे बढ़ने से पहले एक संदेश है आज आपके लिए। एक्शन इज़ द फाउंडेशनल की टू ऑल सक्सेस। कहने का सेंस ये है, इसे अगर हम समझें तो आज अगर आप हमारा पॉलिटिकल लेक्चर देखने आए हैं तो ये आपका एक्शन है और ये आपकी सक्सेस का कारण बनेगा, क्योंकि आपने अपना फाउंडेशन ऑलरेडी रख दिया है। अब ये नहीं कहूँगा कि सिर्फ लेक्चर पढ़ने से आपका काम हो जाएगा। आपको लक्ष्मीकांत को पढ़ना होगा, बार बार पढ़ना होगा, लेक्चर को देखना होगा, एमसीक्यू सॉल्व करना होगा, तभी आपका सक्सेस हो सकता है। और अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, मुझसे कोई भी क्वेश्चन सवाल पूछना चाहते हैं या मेरे वीडियो के लिंक जानना चाहते हैं अपडेट के लिए, तो आप मुझसे टेलीग्राम पे जुड़ सकते हैं, जहां आप सर्च करें नीलांशु सर, आप वहां मुझसे डायरेक्ट कनेक्ट कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले एक क्वेश्चन मैं आपके सामने रखना चाहूँगा। रिप्रेजेंटेटिव फॉर्म फ्रॉम मोस्ट द प्रिंसली स्टेट ज्वाइन द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली। प्रिंसली स्टेट आप सबों को पता है अलग थे जब भारत आज़ाद हुआ, तो इनके रिप्रेजेंटेटिव ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को कब ज्वाइन किया। आपके ऑप्शंस हैं। अब इस लेक्चर को कंप्लीट करने के बाद आपको इस क्वेश्चन का जवाब बहुत ही आसानी से मिलेगा। तो हम अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। तो लेक्चर की शुरुआत करने से पहले मैं आपको एक स्टोरी बताना चाहूँगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टोरी है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होगी, ध्यान से सुने, वीडियो को पूरा देखें। चलिए शुरुआत करते हैं। आप सभी जानते हैं कि हमारे देश में ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम है। अब ज्वाइंट फैमिली का सिस्टम होगा तो बहुत सारे परिवार, छोटे छोटे परिवार एक बड़े परिवार में सम्मिलित होंगे। अगर हम भारत को, इंडिया को एक इसी तरह की ज्वाइंट फैमिली मान लें, जब इंडिया आज़ाद हुआ था 1947 में, तो जब भारत आज़ाद हुआ था तो यहाँ भी बहुत सारे प्रिंसली स्टेट थे, बहुत सारे राजा महाराजा थे, बहुत सारा गवर्नर प्रोविंस था, ब्रिटिश प्रोविडेंस वगैरह वगैरह। तो उसी तरह इन सारे डिवाइडेड थे। अब ये सारे प्रदेश आपस में डिवाइडेड अगर हैं तो इन सबका कॉन्स्टिट्यूशन बनाना एक आसान टास्क तो होने वाला नहीं है। तो सबसे पहले इनको मनाया जाएगा। अब इनको मनाने से पहले सबसे पहले हो सकता है कुछ लोग कहेंगे कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब ये परिवार कह रहा है कि हमें कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए तो पूरा परिवार में जितने सदस्य हैं 24 सदस्य, 24 परिवार हैं, तो 24 परिवार अगर सारे बैठे हैं तो 24 में अगर 5 भी परिवार हो जाए तो सोच लीजिए कितने आदमी हो जाएंगे। इन सबका बैठकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाना संभव नहीं है। तो बात होती है कि रिप्रेजेंटेटिव्स को आना। इन सबके एक एक रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा के लिए आएंगे। अब एक एक रिप्रेजेंटेटिव संविधान सभा के लिए अगर आते हैं तो कितने रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे? 24 रिप्रेजेंटेटिव हो जाएंगे। अब ये 24 रिप्रेजेंटेटिव क्या बनाएंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली, संविधान सभा बनाएंगे। और ये सभा चेयर लगाकर बैठेगी और इन सब के लिए कॉन्स्टिट्यूशन बनाएगी, जो लगभग इन सबको मंजूर होगा। तो संविधान बनाने का ये छोटा सा सिस्टम है कि अगर हम अपने परिवार का संविधान बना रहे हो, एक देश का संविधान बना, तो एक सिस्टम से चलना पड़ता है। तो वही सिस्टम किस तरह से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अप्लाई हुआ, क्या क्या प्रॉब्लम्स थी, कैसे उनको सॉल्व किया गया, इन सब को हम अपने आगे के लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। अब हम सबसे पहले देखते हैं कि संविधान बनाने की कार्रवाई शुरू कब हुई। सबसे पहले 1934 में एम.एन. रॉय ने सबसे पहले बोला कि हमें एक कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली चाहिए। उसके पहले गांधी जी ने भी 1922 में ये बात की थी कि हमारे देश का संविधान सभा होना चाहिए, लेकिन ये संविधान सभा हमारे देश के लोगों का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि ब्रिटिश हमारे लिए संविधान बना के हमें थोप दें। और एक इंटरेस्टिंग स्टोरी और बताता हूं कि गांधी जी का जो आज़ादी कराने का तरीका था वो क्यों डिफरेंट था दूसरे देश। आप जानते होंगे कि अमेरिका में रिवॉल्यूशन हुआ, फ्रांस में रिवॉल्यूशन, लेकिन हमारे देश में इंडिपेंडेंस के लिए लड़ाई हुई। ये रिवॉल्यूशन तो था नहीं। ये रिवॉल्यूशन क्यों नहीं था? अब हम जानते हैं कि हम लोग थे क्या? कॉलोनी। अब हम लोग अगर कॉलोनी थे तो कॉलोनी कैसे थे? क्या मिलिट्री एक्शन से कॉलोनी थे? नहीं, हम लोग कॉलोनी थे बाय लॉ। अब आप जानते हैं, अगर आपने पिछला लेक्चर देखा होगा तो 1833, 1853, 1919, 1935 वगैरह वगैरह, इस तरह से लॉज बनाकर अंग्रेजों ने हम पर अपना अधिकार बनाया, हम पर कानून चलाया। तो अगर हमें भारत की आज़ादी चाहिए तो हमें भी लॉज होगा, हमें भी लॉज के थ्रू पावरफुल होना बहुत ज़रूरी है, तभी हम आज़ाद हो पाएंगे। तो इसीलिए
गांधी जी का शुरू से ये मत था कि हमें अपना संविधान तो बनाना ही होगा। इसीलिए सबसे पहले उन्होंने 1922 में कहा था कि हमें अपना संविधान अपने से बनाना है, ना कि ब्रिटिश हमें बना कर दे। क्यों? क्योंकि अब आप सोच लीजिए कि आपके परिवार का, आपके यहाँ अगर परिवार का संविधान बनाना है तो आप बनाओगे कि कोई और परिवार आपको बना कर देगा? बिल्कुल नहीं, आप बनाएंगे, क्योंकि हर परिवार की अपनी प्रॉब्लम्स होती हैं, अपनी चैलेंजेस होती हैं, अपनी डिफिकल्टीज होती हैं। तो उन सबको डील करते हुए अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो हमें खुद बनाना होगा। दैट इज द रीजन वी ऑल वांट टू मेक आवर कॉन्स्टिट्यूशन बाय आवर सेल्फ, नॉट बाय द British. That is the reason first after Gandhi and then M.N. Roy proposed for the Constituent Assembly. Then Indian National Congress officially demanded for Constituent Assembly 9. उसके एक साल बाद इंडियन नेशनल कांग्रेस को भी लगा कि नहीं, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली तो होनी ही चाहिए। तो 1935 में इंडियन नेशनल कांग्रेस ने प्रपोज किया और इंडियन नेशनल कांग्रेस की बात को जवाहरलाल नेहरू जी ने सबसे पहले कहा कि द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्री इंडिया मस्ट बी फ्रेम्ड विदाउट आउटसाइड इंटरफेरेंस बाय कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली इलेक्टेड ऑन द बेस ऑफ एडल्ट फ्रेंचाइज। जो मैंने अभी बात बोली वही है कि कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर्म होगा, फ्री इंडिया के लिए फॉर्म होगा, मतलब हम जब आज़ाद होंगे तो हमारा संविधान हम खुद बना के उस पर चलेंगे, और ये एडल्ट फ्रेंचाइज पे होगा। अभी देखिए दो चीज़ें होती है, एक यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज और एक एडल्ट फ्रेंचाइज। यूनिवर्सल एडल्ट फ्रेंचाइज में जो भी 18 से ऊपर है सबको वोट देने का अधिकार, अमीर हो गरीब हो, लड़का हो लड़की हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर सिर्फ एडल्ट फ्रेंचाइजी की बात हो रही है तो लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइजी होगा, मतलब कुछ बेसिस होंगे। हो सकता है कि टैक्स देने वाला हो, पैसा वाला हो, दैट इज या एजुकेटेड लोग ही वोट दें, तो ये हो गया लिमिटेड एडल्ट फ्रेंचाइज। तो उस समय जो भी सिस्टम चल रहा था, और अब आप सोच रहे होंगे कि हम तो 1947 में आज़ाद हुए तो उसके बाद आज़ाद होने के बाद कॉन्स्टिट्यूशन बनाते। नहीं, ऐसा नहीं है। अगर हमें कॉन्स्टिट्यूशन बनाना है तो आज़ाद होने से पहले बनाना होगा, क्योंकि आज़ादी के बाद अगर हमारा संविधान नहीं होगा तो हम किसको फॉलो करेंगे, कैसे लेंगे? देख, बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन क्रिएट हो जाएगी उसके बाद। दैट इज वी एंड आवर constitutional maker decided to make constitution before independence, not after the independence। और 1938 में इंडिपेंडेंस की वैसी कोई बात हो भी नहीं रही थी। अब यही है हमारा पार्लियामेंट हाउस जिसमें हमारे देश का लॉ बनता है, और इसी पार्लियामेंट हाउस में हमारे देश का संविधान भी बना था, जो कि कहाँ है? नई दिल्ली में है, आप सब जानते हैं। अब मेकिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 1914 में अगस्त ऑफर आया। अब अगस्त ऑफर को इन प्रिंसिपल ब्रिटिश ने ऑफर एक्सेप्ट किया कि हाँ आपका कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली होना चाहिए। लेकिन जब 1942 में खेल चेंज हो गया। खेल चेंज क्या हुआ कि वर्ल्ड वॉर शुरू हो गया। अब नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में आज़ाद हिंद फौज हमारे द्वार पे पहुंच गया था जापान की मदद से। अब ब्रिटिश को लग गया था कि इंडिया में उनका परमानेंट सेटलमेंट जो चल रहा था वो तो गया। अब परमानेंट सेटलमेंट एक तरीका से जाता है कि आपको आपके घर से प्यार से आप छोड़ के चले जाए, हाँ मैं रेंट नहीं दे पा रहा हूं, मैं घर छोड़ के जा रहा हूं, एक आपको जबरदस्ती निकाला जाए। तो ब्रिटिश चाहते थे कि वो इज्जत से इंडिया से चले जाएं। तो इस चक्कर में उन लोगों ने क्रिप्स को भेजा कि आप इंडिया के आज़ादी और उसके बाद के कॉन्स्टिट्यूशन का सारा खाका तैयार करो। और कृष्ण ने बोला कि आपको मैं आज़ादी दे दूंगा, उसके बाद तो आप अपना कॉन्स्टिट्यूशन बना लेना। लेकिन किसकी आज़ादी? वर्ल्ड वॉर 2 से खत्म होने के बाद। लेकिन ये जो सिस्टम था ये ना कांग्रेस को पसंद आया ना मुस्लिम लीग को पसंद आया। क्यों? क्योंकि आज़ादी हमें पता है आज कि हम 1945 में हमारा वर्ल्ड वॉर 2 खत्म हो गया, लेकिन उस समय तो पता नहीं था। तो कब आज़ादी मिलती है कोई फिक्स नहीं था, और आज़ादी के बाद अगर कॉन्स्टिट्यूशन बनाते हैं तो फिर कोई पर्पस होता नहीं है। उसके बाद आई, ये तो फेल हो गया 1940 क्रिप्स प्रपोजल। फिर क्रिप्स अंकल और लोगों के साथ मिलकर आए 1946 में, जिसे हम कैबिनेट मिशन प्लान करते हैं। क्यों? क्योंकि इसमें 3 मेंबर थे और ये तीनों मेंबर ब्रिटिश कैबिनेट का पार्ट थे। इन्होंने एक स्कीम रखा और ये स्कीम सबको कुछ हद तक पसंद आ गया। क्यों? क्योंकि इंडिया पे भी प्रेशर था कि हमें जल्द से जल्द ब्रिटिश की बात माननी है, नहीं तो फिर ब्रिटिश अपनी मनमर्जी करने लगेंगे। और ब्रिटिश पर भी प्रेशर था कि उन्हें जल्द से जल्द इंडिया का बागडोर इंडियंस के हाथ में देना होगा। सॉरी गाइस, लाइन कट गई थी। अब ये है हमारा सेंट्रल हॉल, आप सब जानते हैं। इस फोटो में देखिए फूलमाला सजा है, ये जब जीएसटी काउंट बना था उस समय का था। तो इसी तरह यही हॉल में हमारे देश का संविधान भी बना है। अब इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में 389 मेंबर्स की स्ट्रेंथ थी, जो कि बाद में घटकर 299 हो गई थी। ये क्यों हुई थी यही हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का कंपोजिशन क्या था? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को शुरुआत हुई नवंबर 1946 में। नवंबर 1946 में ये डिसाइड किया गया कि हमारे देश की संविधान सभा तो होगी।
अब किसके अंतर्गत डिसाइड किया गया? कैबिनेट मिशन प्लान के अंतर्गत डिसाइड किया गया। इनिशियली 389 मेंबर्स। अब ये 389 मेंबर्स डिवाइडेड होंगे। अब 389 में किस तरह से डिवाइडेड थे? तो 292 गवर्नर प्रोविंसेस थे, 4 चीफ कमिश्नर प्रोविंसेस थे और 93 प्रिंसली स्टेट से थे। मैं जरा कलर चेंज कर लूं पेन का। 393 प्रिंसली स्टेट से थे। तब देख सकते हैं 389 ओरिजिनल, टोटल 292 जिसमें गवर्नर, 4 चीफ कमिश्नर और 93 प्रिंसली स्टेट। लेकिन जैसा हमने सोचा वैसा हुआ नहीं। क्या हुआ नहीं हुआ आगे देखेंगे। अब ये 389 मेंबर्स को चुना किस बेसिस पे गया था? सबसे बड़ा सवाल ये होता है कि हाउ दे विल बी इलेक्टेड, हाउ 389 मेंबर वाज इलेक्टेड। दैट रीजन वाज द पॉपुलेशन। अब हमारे देश में आज भी पॉपुलेशन के बेसिस पे हमारे एमपी या एमएलए चुनते हैं। मतलब 10 लाख पॉपुलेशन पे एक, उस समय का सिस्टम था। आज 20 लाख हो जाएगा, मे बी फ्यूचर में 30 लाख हो जाएगा। तो उस समय क्राइटेरिया बनाया गया कि 10 लाख पॉपुलेशन पे एक रिप्रेजेंटेटिव होंगे। अब फिर इसमें डिवीजन क्या था कि 3 बेसिस की गई, एक मुस्लिम, एक सिख और एक जनरल। अब जनरल में मुस्लिम और सिख के अलावा सारे लोग आ जाते थे, चाहे वो क्रिश्चियन हो, एंग्लो इंडियन हो, अदर। मतलब क्या था? सिखों के लिए, मुस्लिमों के लिए सीट रिजर्व्स थी। उसके बाद जो सीटें बच गई उन सब के लिए ओपन थी। मेंबर ऑफ गवर्नर एंड चीफ कमिश्नर प्रोविंस आर पार्शली इलेक्टेड, पार्शली नॉमिनेटेड। मतलब ये कि सारे लोग ना तो इलेक्टेड थे और सारे लोग ना तो नॉमिनेटेड थे। मतलब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली क्या था? एक मिक्सचर था। मतलब ये कंप्लीटली पीपल के द्वारा अपॉइंटेड कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं था और कंप्लीटली अपने लोगों को अपने ही चुन के लाया गया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली नहीं था। और गांधी जी की एक बात मैं आपको बताऊं, गांधी जी चाहते थे कि इस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में BR अम्बेडकर हों और इसके बारे में उन्हें सबसे कहा था, जवाहरलाल नेहरू और अदर थे, कि अगर आप BR अम्बेडकर को इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में इंक्लूड नहीं करते हैं तो आपका कुछ नहीं बिगड़ेगा या BR अम्बेडकर का कुछ नहीं बिगड़ेगा, इस देश का बहुत कुछ बिगड़ जाएगा। क्यों? क्योंकि BR अम्बेडकर संविधान कानून को जानने वाले उस समय सबसे इंपॉर्टेंट व्यक्ति थे, जिसके बाद BR अम्बेडकर को बॉम्बे प्रोविंस से चुनकर लाया गया था, क्योंकि BR अम्बेडकर जहां के रहने वाले थे वो आजादी के बाद इंडिया से अलग हो गया था। द इलेक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फॉर 296 सीट अलॉटेड टू ब्रिटिश प्रोविंसेस। अब इलेक्शन होगा। अब इलेक्शन में प्रिंसली स्टेट तो शामिल होंगे नहीं। क्यों? क्योंकि प्रिंसली स्टेट अब इलेक्शन में शामिल होंगे तो उनका राजपाट का खतरा बन जाएगा। तो प्रिंसली स्टेट करते हैं नॉमिनेशन और रेस्ट इंडिया का होता है इलेक्शन। इसमें 296 सीटों का इलेक्शन होता है 389 में से, और जिसमें 208 सीट कांग्रेस जीत जाती है और 73 सीट मुस्लिम लीग जीतती है। अब मुस्लिम लीग जब 73 सीट जीतती है तो अली जिन्ना जी को लगता है गड़बड़। क्यों? क्योंकि अगर 73 सीट लेकर वो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में जाएंगे तो वहाँ चलती किसकी होगी? कांग्रेस की चलती होगी। ये ख्याल मुस्लिम लीग के अली जिन्ना जी के दिमाग में था, जिसके कारण मुस्लिम लीग ने कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को क्या किया? बायकट किया। और प्रिंसली स्टेट भी इनिशियली कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली से बायकट किए। अब मुस्लिम लीग तो हट गई, तो बच कितने गए? 299 मेंबर। लेकिन 299 मेंबर से भी 70 प्रिंसली स्टेट से थे। तो फाइनली जब हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है तो मात्र 211 मेंबर प्रेजेंट होते हैं। ओके, आगे बढ़। अब आप सोच रहे होंगे कि महात्मा गांधी हैं, अली जिन्ना है, तो एक आपको जानकारी के लिए बता दूं कि महात्मा गांधी जी और अली जिन्ना जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का पार्ट कभी नहीं बने थे। वो बाहर से बैठकर लोगों को सलाह देने का काम करते। अब हमारा क्या हो गया? पूरा स्ट्रक्चर बन गया, चुनाव हो गया, लोग आ गए। अब सारा चीज जब हो गया, अब सब बैठेंगे कुर्सी लगा के। कहाँ? नहीं, यहाँ। अब यहाँ बैठने के लिए कितने लोग आए और कब आए ये याद रखना बहुत ही जरूरी है। तो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग होती है 9 दिसंबर 1946 को, जो कि मैंने पहले ही बताया होगा मात्र 211 मेंबरों के द्वारा अटेंड किया गया था, जिसमें डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा टेम्पररी प्रेसिडेंट। देखिए फ्रेंच प्रैक्टिस होता है कि जैसे हमारे घर में, अगर हमारा देश क्या है, मेल डोमिनेटेड सोसाइटी है, तो हमारे घर का हेड हमेशा कौन बनता है? पापा या दादाजी होते हैं। तो क्यों होते हैं? क्योंकि वो सबसे एल्डर होते हैं। तो दैट इज द रीजन कि डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया गया। अब सच्चिदानंद सिन्हा जी को टेम्पररी प्रेसिडेंट बनाया, उनके नेतृत्व में, उनके गाइडेंस में सारे लोगों ने क्या लिया? शपथ ली संविधान को बनाने की, देश को एक बनाए रखने की। उसके 2 दिन बाद, याद रखिएगा 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर इलेक्शन हुआ और इस इलेक्शन में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के संविधान सभा का राष्ट्रपति कहें या प्रेसिडेंट कहें, चेयरमैन कहें, नियुक्त किया गया।
अब चेयरमैन की तबीयत भी खराब होती है। अब चेयरमैन की अगर तबीयत खराब होती है तो उनकी जगह पर कौन चेयरमैन बनेगा, तो HC मुखर्जी, उनको वाइस प्रेसिडेंट, वाइस चेयरमैन बनाया गया। अब संविधान सभा जो है ना एक और काम कर रहे थे। अब 1947 में हमारा देश हो गया आज़ाद। अब देश अब आज़ादा हो गया, अंग्रेज तो इंडिया से छोड़ के चले गए। अब इंडिया से छोड़ के अगर अंग्रेज चले जाएंगे तो फिर हमें अपने लिए कानून भी बनाना पड़ेगा। तो अगर भारत में कानून बनाना है तो फिर एक इलेक्शन होना होगा, लेकिन इलेक्शन में होता है खर्चा। तो इस खर्चे से बचने के लिए, और उस समय देश में दंगे फसाद हो रहे थे, तो इसीलिए हमारे देश के संविधान ने और इंडियन इंडिपेंडेंस 1947 ने एक सिस्टम बनाने की कोशिश की। वो सिस्टम ये था कि संविधान सभा ही लॉ बनाने का काम भी करेगी, मतलब लेजिस्लेटिव बॉडी का काम भी करेगी। अब जब संविधान सभा लेजिस्लेटिव बॉडी का काम करती है तो GV मावलंकर उसके क्या होते हैं, स्पीकर होते हैं, चेयरमैन होते हैं। और BN राव जी को बनाया गया था कॉन्स्टिट्यूशनल एडवाइजर। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे तो कोई ऐसा जानकार भी तो होना चाहिए जो बताए कि कॉन्स्टिट्यूशन किस तरह से, कहां से, कैसे, सही गलत। तो इसकी जानकारी के लिए BN राव जी को नियुक्त किया गया था। आगे बढ़ने से पहले मैं आपके साथ एक क्वेश्चन डिस्कस करूंगा। हु वाज द टेम्पररी प्रेसिडेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? बहुत ही आसान है, सोच लिया, वेरी गुड। इसका सही जवाब होगा सच्चिदानंद सिन्हा। आगे बढ़ते हैं। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज इनेक्टेड बाय द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली अंडर, बताइए, किप्स प्रपोजल? नो। तो कैबिनेट मिशन प्लान, सिंपल, क्योंकि कैबिनेट मिशन प्लान 1946 में आया, उसके बाद ही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनने की बात हुई, और 9 दिसंबर 1946 को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मीटिंग भी हुई थी। When was फर्स्ट मीटिंग ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हेल्ड? अभी बताया, 9 दिसंबर 1946। तो इसी तरह के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, चाहे BPSC हो, UPSC हो। ऐसा नहीं है कि UPSC में हल्के क्वेश्चंस नहीं आते, UPSC में भी हल्के क्वेश्चन आते। तो एक भी क्वेश्चन को ये ना समझें कि आसान है, हर क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, डेट्स इंपॉर्टेंट है, याद रखें। अब ये सारी कार्रवाई हो रही है, उसके 1-2 दिन बाद 11 दिसंबर को हो गया किसका, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी का अपॉइंटमेंट। उसके बाद आते हैं 13 दिसंबर की बात, जिस दिन जवाहरलाल नेहरू जी ने एक ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन पेश किया, कहां पेश किया? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में पेश किया। यही ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन फंडामेंटल फिलॉसफी बना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के लिए, मतलब इसी को बेस बनाकर कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की कार्रवाई शुरू हुई, और इसे एक्सेप्ट कर लिया गया 22 जनवरी 1947 को। मतलब सब लोगों की सहमति से इसे एक्सेप्ट कर लिया गया, और इसी ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन का मॉडिफाइड वर्जन है प्रियम्बल। अब ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेते हैं। ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन में इंडिपेंडेंस की बात हुई थी, सॉवरेंस की बात हुई थी, रिपब्लिक की बात हुई थी, और एक बहुत इंपॉर्टेंट बात की गई थी, इंडिया शैल बी यूनियन ऑफ erstwhile ब्रिटिश इंडियन टेरिटरी, इंडियन स्टेट एंड अदर पार्ट आउटसाइड ब्रिटिश इंडिया एंड स्टेट आर विलिंग टू बी पार्ट ऑफ यूनियन। मतलब इंडिया यूनियन होगा। अब इंडिया यूनियन होगा तो क्या क्या प्रॉब्लम्स आएंगे? ऑल पावर एंड अथॉरिटी ऑफ सॉवरेन इंडिपेंडेंट इंडिया एंड इज कॉन्स्टिट्यूएंट सेल्फ फॉलो फ्रॉम द पीपल। मतलब सारा पावर कहां से लेंगे? पीपल से लेंगे। उसके अलावा सबको जस्टिस, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, जो आपने प्रियम्बल में पढ़ा, इस सब की बात होगी। फ्रीडम ऑफ थॉट, एक्सप्रेशन, बिलीफ, वर्शिप, वोकेशन, एसोसिएशन, सबकी बात होगी। माइनॉरिटी, बैकवर्ड को सप्रेस करने से बचाने के लिए उनको बचाने का उपाय होगा, और भी बहुत सारी चीजें होंगी। लेकिन ये जो पार्टिकुलर चीज थी ना, ये किसको पसंद नहीं आई? ये प्रिंसली स्टेट को पसंद नहीं आई। प्रिंसली स्टेट को ये चीज पसंद नहीं आई, इसीलिए इसे पेश किया गया 13 दिसंबर 1946 को, लेकिन इसको पास किया गया 22 जनवरी 1947 को। और भी एक रीजन था कि उस समय लोगों को पता लग रहा था कि मोहम्मद अली जिन्ना कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ज्वाइन कर लेंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। तो इसमें कुछ ऐसे प्रोविजंस थे जो प्रिंसली स्टेट को नागवार गुजरे, क्योंकि प्रिंसली स्टेट को लग रहा था कि सारे प्रोविजंस उनकी सारी पावर को ले लेंगे जो कि वो एंजॉय कर रहे हैं एज ए राजा महाराजा बनके, और ऐसा हुआ भी था। अब 1947 में हम आज़ाद हुए तो ब्रिटिश ने एक लॉ लाया जिसे हम कहते हैं इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट 1947, जिसमें कहा गया कि मेंबर ऑफ मुस्लिम लीग ज्वाइन करेगा। अब मुस्लिम लीग नहीं ज्वाइन की, जो मेंबर इंडिया के पार्टीशन के बाद इंडिया के पार्ट में रह गए और चुन के आए थे, उन लोगों ने मुस्लिम लीग का पार्ट थे, वो भारत का संविधान सभा को ज्वाइन करते हैं, और संविधान सभा को फुल्ली सॉवरेन बॉडी बना गया। अब सॉवरेन बॉडी का मतलब ये कि भारत का संविधान सभा जैसा चाहे वैसा संविधान अपने लिए बना सकता है। पूर्व के कोई भी कानून जो कि ब्रिटिश ने हमारे लिए बनाया, यहां तक कि इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट को भी वो बदल सकते हैं, जैसा संविधान चाहे बनाइए, ब्रिटिश उसमें इंटरफेयर नहीं करेंगे। और मैंने बताया कि भारत में अगर कानून बनाना है उसके लिए ब्रिटिश ने इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के द्वारा
संविधान सभा को ही लेजिस्लेटिव बॉडी बना दिया गया था, जिसके अध्यक्ष थे जीवी मावलंकर जी, और टोटल स्ट्रेंथ घटकर 299 हो गया था। क्यों ऐसा हुआ था? क्योंकि भारत का पार्टीशन हो गया था। और 299 में 229 थे ब्रिटिश प्रोविंस के और 70 थे प्रिंसली स्टेट के। लेकिन 28 अप्रैल 1947 के बाद, अब चूंकि माउंटबेटन प्लान को एक्सेप्ट कर लिया गया था 3 जून 1947 को, तो बहुत सारे प्रिंसली स्टेट को माउंटबेटन प्लान पसंद आया था। तो जोधपुर, उदयपुर, इन तरह के लोग प्रिंसली स्टेट अपने नुमाइंदों को कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में भेजना शुरू कर दिए थे, जिससे हमारा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली का स्ट्रेंथ भी बढ़ा और पूरे इंडिया का रिप्रेजेंटेशन वहां शुरू हो गया। अब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली बन गई, लोग आ रहे हैं, ऑब्जेक्टिव रिजोल्यूशन आ गया, अब सारा चीज हो गया। तो संविधान बनाना है, संविधान बनाना है तो अलग अलग कमिटीज बनानी हो। जैसे हमारे देश में पीएम को अगर देश चलाना है तो वो क्या करते हैं? अकेले बैठते हैं और सारा देश चला लेते हैं? नहीं, एक पोर्टफोलियो डिसाइड करते हैं कि डिफेंस मिनिस्टर होंगे, फाइनेंस मिनिस्टर होंगे, होम मिनिस्टर होंगे, एजुकेशन मिनिस्टर होंगे, पानी मिनिस्टर होंगे, कपड़ा मिनिस्टर होंगे, वगैरह वगैरह वगैरह। तो इसी तरह हर डिपार्टमेंट को किसी न किसी को नियुक्त करना था। तो कुछ मेजर कमिटीज थी, तो माइनर कमिटीज थी। माइनर कमिटीज आप लक्ष्मीकांत में देख लेंगे। मेजर कमिटीज को मैं यहाँ डिस्कस करता हूँ क्योंकि इसी से ज्यादातर क्वेश्चन आते हैं। अब यूनियन कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, जिसको अध्यक्ष थे जवाहरलाल नेहरू। फिर प्रोविंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कमेटी थी, सरदार पटेल। प्रोविंस राज्यों के लिए, केंद्र के लिए। अब ड्राफ्टिंग कमेटी आप सबको पता है कि बी आर अम्बेडकर जी, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसे याद कर लें। उसके बाद सरदार पटेल के पास था फंडामेंटल राइट्स, माइनॉरिटी एंड ट्राइबल एंड एक्सक्लूडेड एरिया। फिर रूल प्रोसीजर कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के पास थी। स्टेट कमेटी, कमेटी ऑफ निगोशिएशन, मतलब स्टेट के साथ भी तो निगोशिएशन कर रहे हैं, सारे स्टेट तुरंत मानने वाले नहीं है क्योंकि सब स्टेट के पास अपनी कुछ न कुछ ऑटोनॉमी थी। तो उन स्टेट, चाहे प्रिंसली स्टेट हो, इनको मनाने का काम जवाहरलाल नेहरू को दिया गया। और स्टेरलिंग कमेटी डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मतलब लॉ से रिलेटेड जो कमेटी थी संविधान सभा का, वो दे दिया गया राजेंद्र प्रसाद को। अगर आपको पूछा तो आप आराम से जवाब दे सकते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन यूनियन का और राज्यों के साथ निगोशिएशन करने का पावर दे दिया गया जवाहरलाल नेहरू जी के पास। और सरदार पटेल को प्रोविंसेस और फंडामेंटल राइट है। और ड्राफ्टिंग कमेटी तो आपको याद ही है, बी आर अम्बेडकर। तो इस तरह से आप पेयर करके याद कर सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले देखते हैं कि ड्राफ्टिंग कमेटी। अब ड्राफ्टिंग कमेटी बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारा इनपुट आपको कहीं से मिल रहा है। अब सारा इनपुट मिल रहा है, लेकिन इसको कंपाइल करना भी तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टास्क है। इसको कंपाइल करने के लिए चेयरमैन थे बी आर अम्बेडकर, और उनको मदद करने के लिए थे एन गोपाला स्वामी अय्यर, अलाउद्दीन किस्वामी अय्यर, डॉक्टर के एम मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एम महादेव राव और डॉक्टर कृष्णमाचारी। तो टोटल कितने मेंबर हैं? 7 मेंबर। याद रखना है कि ड्राफ्टिंग कमेटी में 7 मेंबर थे, जिसके चेयरमैन थे डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। अब कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, सारे डिस्कशंस हो रहे हैं, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी वगैरह वगैरह चीज़ों का इंक्लूशन हो रहा है, उस पर ड्राफ्ट बन रहा है, ड्राफ्ट बन के तैयार होता है। तो फर्स्ट ड्राफ्ट बन के तैयार होता है फरवरी 1948 में, सारे प्रपोजल को लेने के बाद। अब हम भी कॉन्स्टिट्यूशन अगर बनाएंगे तो पहले एक इनिशियल ड्राफ्ट बनाएंगे ना कि हमें ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन चाहिए। अब जब इनिशियल ड्राफ्ट बन जाएगी तो हम लोगों से ओपिनियन लेंगे। अब लोगों के ओपिनियन के लिए हमारे देश के कॉन्स्टिट्यूशन के ड्राफ्ट को भी 8 मंथ के लिए लोगों के ओपिनियन के लिए छोड़ दिया गया। अब लोग वहां ओपिनियन देंगे, सजेशन देंगे, क्रिटिसिज्म देंगे, और इस सारे सजेशन क्रिटिसिज्म को डिस्कस किया जाएगा। फिर बनाया जाएगा सेकेंड ड्राफ्ट, जो कि 1948 में पेश होगा अक्टूबर में। और ड्राफ्टिंग कमेटी, आपको आश्चर्य होगा कि मात्र 141 डेज में कॉन्स्टिट्यूशन बना लिया। अब आप सोच रहे हैं 141 इतना टाइम लग गया? तो आप सोचिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन बनने में 3 साल लगे थे। अगर 3 साल में मात्र 141 दिन में कॉन्स्टिट्यूशन का ड्राफ्ट बन गया, जिसका रीजन था कि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन 2 साल 11 महीने 18 दिन में बन गया, नहीं तो हो सकता था और ज्यादा टाइम लगता। अब बी आर अम्बेडकर और उनके टीम ने फाइनल ड्राफ्ट कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के सामने नवंबर 4, 1948 को पेश किया। फर्स्ट रीडिंग 5 दिन में खत्म हुई, लेकिन सेकेंड रीडिंग बहुत लंबी चली, नवंबर 18, 1948 से 17 नवंबर 1949 तक चली। इस फेज में 7653 अमेंडमेंट्स हुए। अब आप सोचिए कितना ज्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली को डिस्कस किया गया था पास करने से पहले। इसमें से एक्चुअली 2473 अमेंडमेंट्स को डिस्कस किया गया। और ये सारे अमेंडमेंट डिस्कस करने के बाद हमारा संविधान का फाइनल ड्राफ्ट तैयार हुआ। उसकी थर्ड रीडिंग हुई 14 नवंबर 1949 को। अब आप जानते हैं कि 14 नवंबर 1949 को थर्ड रीडिंग हुई, सारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार, और बता दिया गया पूरे देश को कि देश सुन लो, तुम्हारा कॉन्स्टिट्यूशन बन के तैयार हो गया है। और ये डेट था 26 नवंबर 1949।
1949 का। वो कॉन्स्टिट्यूशन तो बन के तैयार हो गया, लेकिन कुछ प्रोविजंस ऐसे थे जो कॉन्स्टिट्यूशन के तुरंत लागू करना बहुत ही ज़रूरी था। इन प्रोविजंस में से कुछ प्रोविजंस थे सिटीजनशिप। अब देश बन आज़ाद हो गया, संविधान भी बन गया, तो कौन इसके नागरिक होंगे ये डिसाइड करना बहुत जरूरी है। अब फिर इलेक्शन कराने हैं तो इलेक्शन के रिलेटेड प्रोविजन। अब प्रोविजनल पार्ट, अब देश आज़ाद है 1947 में, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली को ही लेजिस्लेटिव असेंबली बनाया गया। लेकिन जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो कुछ प्रोविजंस होंगे जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेंगे, तो कुछ प्रोविजनल पार्लियामेंट के प्रोविजंस थे। मतलब ये कि जब तक हमारा देश का संविधान लागू नहीं हो जाता, इलेक्शन नहीं हो जाते, तब तक हमारे देश में एक पार्लियामेंट काम करेगी जो टेम्पररी होगी देश को चलाने के लिए। और कुछ ट्रांजिशंस हैं, कुछ पावर्स का ट्रांसफर्स था, चाहे पाकिस्तान को पावर देना था, क्योंकि बहुत सारे चीज़ों का बंटवारा होना था। देश बट गया तो सारा चीज़, चाहे रेवेन्यू हो, टैक्स हो, हर चीज़ बटेगा। तो इन सब के प्रोविजंस को उसी दिन, किस दिन, 26 नवंबर 1949 के दिन ही लागू कर दिया गया था। उसके अलावा कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने क्या क्या फंक्शन किया? ऑर्डिनरी लॉ बनाने का फंक्शन किया जो प्रोविजनल पार्लियामेंट के थ्रू था। उसके अलावा कॉमनवेल्थ में इंडिया की मेंबरशिप को एक्सेप्ट करवाया, रेक्टिफाई करवाया, जो कि मई 1949 को था। याद रखिएगा इन सारे डेट्स को। नेशनल फ्लैग को अडॉप्ट किया गया, जुलाई 22, 1947 को। और एक और इंफॉर्मेशन, नेशनल फ्लैग को प्रपोज किया था जवाहरलाल नेहरू ने। और एक और इंपॉर्टेंट बात बता दूं, नेशनल फ्लैग, दो तरह के नेशनल फ्लैग प्रपोज हुए थे, एक कॉटन का था और एक सिल्क का था। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद नेशनल एंथम आया, नेशनल सॉन्ग आया, जिसको 24 जनवरी 1950 को एक्सेप्ट। कब देश आज़ाद होगा और रिपब्लिक डे मनाएगा तो नेशनल एंथम होना चाहिए, नेशनल सॉन्ग होना चाहिए। तो सारी चीज़ें आज़ादी के 26 जनवरी 1950, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन लागू होने से पहले काम कर दिया गया। अब हमारा देश का अगर संविधान बनता है, एक रिपब्लिक बनता है, एक सॉवरेन बनता है, तो एक राष्ट्रपति होना बहुत जरूरी है। राष्ट्रपति की पद कभी खाली नहीं रह सकती है, तो राष्ट्रपति की पद खाली नहीं रहे, इसके लिए संविधान सभा ने ही हमारे देश का राष्ट्रपति का चुनाव किया था, जो कि थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये याद रखिएगा, जिनका राजेंद्र प्रसाद का अपॉइंटमेंट 24 जनवरी 1950 को, मतलब भारत का संविधान लागू होने से पहले हमारे देश के राष्ट्रपति बन चुके थे। मतलब राष्ट्रपति का चुनाव इनिशियली नहीं हुआ था। अब सारा संविधान बनकर तैयार, लागू भी हो गया, सब कुछ हो गया, झंडा हो गया, लेकिन टाइम क्या लगा? 11 सेशन हुए, 2 साल 11 महीने 18 दिन का समय लगा। और हमने कॉन्स्टिट्यूशन बनाने में 60 कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन का हेल्प लिया और 64 लाख रुपए खर्च हुए। सोचिए, 3 साल के प्रोसेस में इतने रुपए उस समय खर्च हो गए। और फर्स्ट सेशन हुई थी 9 दिसंबर को, फाइनल सेशन हुई 24 जनवरी को। अब 24 जनवरी को फाइनल सेशन में क्या किया गया था, याद रखना है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अपॉइंटमेंट एज ए प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड नेशनल फ्लैग और नेशनल एंथम और नेशनल सॉन्ग को एक्सेप्ट किया गया था। प्रोविजनल पार्लियामेंट कब तक काम किया? ऑब्वियसली कब तक काम करेगा? जब तक पार्लियामेंट नहीं बनेगा। पार्लियामेंट कब बनेगी? जब चुनाव होगा। चुनाव 1952 में कंप्लीट हुआ था। तो चुनाव के बाद जब भारत में लोगों का चुनाव हुआ, कांग्रेस जीती और उसके बाद एक पार्लियामेंट बना जिसमें जवाहरलाल नेहरू को भारत का पहला प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। ये सारा कार्यक्रम हो गया खत्म। अब हम लोग कुछ देखेंगे क्वेश्चन। हु अमॉन्ग द फॉलोइंग इज नोन एज फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन? सबको पता है, डॉक्टर BR अम्बेडकर, चेयरमैन ऑफ ड्राफ्टिंग कमेटी। अगला सवाल है, हु द फॉलोइंग वाज नॉट ए मेंबर ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली? कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के मेंबर कौन नहीं थे? मैंने बताया कि महात्मा गांधी और अली जिन्ना जी कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के पार्ट नहीं थे, तो डेट इज द महात्मा गांधी। अब क्यों नहीं थे ये आपको हिस्ट्री में पढ़ाया जाएगा। The Constitution of India was promulgated on January 26, 1950 because। अब एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया 26 जनवरी को ही, हमने पढ़ा कि 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन बनकर तैयार हो गया, लेकिन 26 जनवरी को इसे लागू करने की जरूरत क्यों पड़ी? क्योंकि 1929 में ना कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था लाहौर में, जिसमें डिसाइड किया गया था कि हम इंडिपेंडेंस डे मनाएंगे 26 जनवरी को। और इसी के कारण 1930 से 26 जनवरी को इंडिपेंडेंस डे मनाया जाने लगा। और प्रोपोजल ये था कि हम 26 जनवरी को अपनी आज़ादी भी प्राप्त करेंगे, लेकिन आज़ादी हमको अंग्रेजों की वजह से मिल गई 15 अगस्त को ही, क्योंकि अंग्रेज जल्दीबाजी में इंडिया से भागना चाहते थे। अब आज़ादी मिल गई 15 अगस्त को, और ये डेट का महत्व को बनाए रखने के लिए हमने क्या किया, 26 जनवरी 1950 को कॉन्स्टिट्यूशन को लागू किया। दैट इज, इसका आंसर होगा, दिस डे वॉज सेलिब्रेटेड इंडिपेंडेंस डे सिंस 1929।
अगला सवाल है, फर्स्ट सेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली वर हेल्ड इन, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोग लग रहा हो कलकत्ता, बॉम्बे, लाहौर, नहीं, फर्स्ट असेंबली होगी। मैंने बताया था पार्लियामेंट और पार्लियामेंट हाउस में ही कॉन्स्टिट्यूशन बड़ा और हमारा पार्लियामेंट भी बन रहा है। तो कहाँ हुई थी पार्लियामेंट हाउस, कहाँ है? न्यू दिल्ली में है। तो फर्स्ट सेशन कहाँ होगा? न्यू दिल्ली में होगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक, कमेंट और शेयर करें और बने रहें डायनामिक्स के साथ।